चलिए आज हम मेटाबॉलिज्म की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। हाँ। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं जो मॉडर्न साइंस को हमारी सदियों पुरानी भारतीय परंपराओं से जोड़ते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ वजन घटाने या कैलोरी गिनने के बारे में नहीं है ना? ये इस पहेली को सुलझाने के बारे में है कि हमारा शरीर ऊर्जा यानी एनर्जी का इस्तेमाल असल में करता कैसे है। सही कहा। आज की हमारी जो पड़ताल है, इसका मिशन है हमारे खाने, चलने फिरने और यहाँ तक कि तनाव को संभालने के तरीकों के बीच के कनेक्शन को समझना। हम ये देखेंगे कि कैसे हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी मामूली सी लगने वाली आदतें मिलकर हमारे मेटाबॉलिज्म पर एक बहुत बड़ा असर डालती हैं। मतलब प्रोटीन और मसालों से लेकर खाने के बाद बस 10 मिनट की सैर तक। हाँ, और योग का गहरा असर भी। हर पहलू की परतें खोलेंगे आज। ठीक है, तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करती हूँ। जब हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, तो इसका मतलब क्या है? ज्यादातर लोग, और सच कहूं तो मैं भी, यही सोचती हूँ कि इसका मतलब है कि हमारा शरीर कितनी तेजी से कैलोरी बर्न करता है। क्या ये बस इतना ही है? ये एक बहुत आम धारणा है, पर असल तस्वीर इससे कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है। अच्छा। हाँ, मेटाबॉलिज्म कोई स्पीड डायल नहीं है। ये हमारे शरीर के अंदर चल रही उन लाखों केमिकल प्रक्रियाओं का, आप कह सकते हैं, एक जोड़ है जो हमें जिंदा रखती हैं। ओके। और इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है BMR, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। BMR, ये मैंने सुना है। ये वो एनर्जी है जो हमारा शरीर तब भी इस्तेमाल करता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, जैसे मान लीजिए सोफे पर बैठ के टीवी देख रहे हो। ठीक पकड़ा आपने। ये आपके शरीर का किराया है, यूं समझिए। किराया? हाँ, वो न्यूनतम ऊर्जा जो आपके शरीर को सिर्फ जिंदा रहने के लिए चाहिए, सांस लेने के लिए, दिल धड़काने के लिए, शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए। और ये हिस्सा बहुत बड़ा है। हमारी दिन भर की कुल ऊर्जा खपत का लगभग 60 से 80% BMR ही होता है। 60 से 80%? जी। ये उम्र और लिंग पर तो निर्भर करता ही है, पर इसका सबसे बड़ा ड्राइवर है आपका मसल मास। अच्छा, तो मतलब जितनी ज्यादा मसल्स उतना ही ज्यादा BMR। एग्जैक्टली। मसल्स मेटाबॉलिक रूप से बहुत एक्टिव होती हैं। वो आराम करते हुए भी फैट की तुलना में कई ज्यादा कैलोरीज जलाती हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है TEF, यानी भोजन का थर्मिक प्रभाव। TEF, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पर है बहुत आसान। इसे ऐसे समझिए कि ये वो टैक्स है जो आपका शरीर खाने को पचाने और उसके पोषक तत्वों को सोखने के लिए चुकाता है। टैक्स? हाँ, और हर तरह के खाने पर ये टैक्स अलग अलग होता है। ये हमारी कुल ऊर्जा खपत का लगभग 10% होता है, और यहीं पर हमारे खाने की पसंद एक बड़ा रोल प्ले करती है। ओके, तो BMR हमारा बेस हो गया, TEF खाने पर लगने वाला टैक्स, और तीसरा हिस्सा NEAT, ये मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा क्योंकि ये हमारी आदतों से जुड़ा है। हाँ, NEAT यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। लंबा नाम है। हाँ, पर इसका मतलब सीधा है। ये वो सारी ऊर्जा है जो आप एक्सरसाइज के अलावा दिन भर की हर हरकतों में खर्च करते हैं। ऑफिस में टहलना, घर की सफाई करना, खाना बनाना, यहाँ तक कि बेचैनी में पैर हिलाना भी। वो भी इसमें शामिल है। और यही वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा हमारे कंट्रोल में है। हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलकर इसे आसानी से बढ़ा या घटा सकते हैं। तो हमारे पास मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करने के लिए ये 3 लीवर हैं। चलिए TEF यानी खाने वाले लीवर से शुरू करते हैं। आपने कहा कि हम जो खाते हैं उससे फर्क पड़ता है। स्रोतों में साफ तौर पर कहा गया है कि प्रोटीन एक सुपर हीरो जैसा है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटीन पर शरीर सबसे ज्यादा टैक्स लगाता है। अच्छा। इसका TEF सबसे ज्यादा होता है। जब आप प्रोटीन खाते हैं तो आपका शरीर उसे पचाने के लिए मेटाबॉलिक रेट को 15 से 30% तक बढ़ा देता है। 15 से 30? हाँ, इसकी तुलना में कार्बोहाइड्रेट्स इसे सिर्फ 5 से 10% बढ़ाते हैं, और फैट्स तो लगभग न के बराबर, सिर्फ 0 से 3%। अरे वाह! इसका सीधा मतलब है कि प्रोटीन खाने से आपका शरीर ज्यादा कैलोरी बर्न करने लगता है। बिल्कुल। आजकल तो हर कोई महंगे प्रोटीन पाउडर की बात करता है, पर हमारे स्रोतों में कुछ बहुत ही आसान घर के विकल्प दिए गए हैं। अंडे से शुरू करते हैं, जिन्हें गोल्ड स्टैंडर्ड कहा गया है। ये तमगा क्यों मिला इसे? इसे गोल्ड स्टैंडर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक कंप्लीट प्रोटीन है। मतलब प्रकृति ने एक छोटे से शेल में वो सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड पैक कर दिए हैं जो हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता। तो ये सिर्फ मसल्स बनाने के बारे में नहीं है, ये शरीर को उसके सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स देने के बारे में है, वो भी इतने सस्ते और आसान तरीके से। अंडे की बात तो ठीक है, पर जो लोग शाकाहारी हैं
उनके लिए पनीर सबसे पहला ऑप्शन दिमाग में आता है। क्या ये प्रोटीन के मामले में अंडे को टक्कर दे सकता है? बिल्कुल, और इसका एक अपना अलग फायदा भी है। 100 ग्राम पनीर में आपको 18 से 20 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है। ओके। लेकिन इसकी खासियत है इसमें मौजूद केसीन प्रोटीन। ये बहुत धीरे धीरे पचता है, जिससे ये आपकी मसल्स को लंबे समय तक अमीनो एसिड की सप्लाई देता रहता है। अच्छा, इसलिए इसे अक्सर 2 मील्स के बीच या सोने से पहले खाने की सलाह दी जाती है। हाँ, ताकि रिकवरी अच्छी हो। और दालें और फलियां, राजमा चावल या दाल रोटी तो हमारे बचपन की यादें हैं। और वो यादें विज्ञान पर आधारित हैं। सच में? हाँ, दालें और फलियां जैसे राजमा और चना प्रोटीन के शानदार और किफ़ायती स्रोत हैं। 1 कप पके हुए राजमा में लगभग 15 ग्राम प्रोटीन होता है, पर यहाँ पर दाल चावल की जोड़ी का असली जादू सामने आता है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। मुझे हमेशा लगता था कि ये बस स्वाद और परंपरा की बात है। ये परंपरा पोषण के गहरे विज्ञान पर बनी है। देखिए, दालों में लाइसीन नाम का एमिनो एसिड भरपूर होता है, लेकिन उनमें मिथियोनिन की कमी होती है। ओके। वहीं दूसरी तरफ अनाज जैसे चावल या गेहूं में मिथियोनिन तो होता है, पर लाइसीन कम होता है। जब आप इन दोनों को साथ खाते हैं तो वो एक दूसरे के कमी को पूरा कर देते हैं। बिल्कुल, और एक कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल बना देते हैं। इससे शरीर उस प्रोटीन का बेहतरीन इस्तेमाल कर पाता है और TEF भी अधिकतम होता है। कमाल है। तो हमारी थाली हमेशा से ही वैज्ञानिक रूप से संतुलित रही है। सही बात है। अच्छा, प्रोटीन तो ठीक है, पर हमारी रसोई में तो मसालों का खजाना है। क्या वाकई एक चुटकी हल्दी या मिर्च हमारे मेटाबॉलिज्म पर असर डाल सकती है? ये सुनने में थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लगता है। बिल्कुल असर डाल सकती है। इसे थर्मोजेनेसिस कहते हैं, यानी शरीर की गर्मी पैदा करने की प्रक्रिया को बढ़ाना। जैसे लाल मिर्च में कैप्साइसिन होता है, जो खाते ही शरीर का तापमान हल्का सा बढ़ा देता है और दिल की धड़कन भी थोड़ी तेज हो जाती है। इसी प्रक्रिया में कैलोरी बर्न होती है। और ये भूख भी तो कम करता है शायद? हाँ, ये तृप्ति का एहसास भी देता है, जिससे हम जरूरत से ज्यादा खाने से बचते हैं। और अदरक और हल्दी के बारे में भी यही कहा गया है? हाँ, अदरक और हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन भी मेटाबॉलिज्म पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कुछ स्टडीज तो ये भी बताती हैं कि हल्दी शरीर में नई फैट सेल्स के बनने की प्रक्रिया को भी धीमा कर सकती है। लेकिन असली जादू तो हल्दी और काली मिर्च की जोड़ी में है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये तो मैंने कई बार सुना है कि हल्दी के साथ काली मिर्च जरूरी है। क्यों? क्योंकि हल्दी का जो हीरो कंपाउंड है कर्क्यूमिन, उसे हमारा शरीर आसानी से सोख नहीं पाता। वो बहुत जल्दी शरीर से बाहर निकल जाता है। अच्छा। यहीं पर काली मिर्च का पाइपेरिन काम आता है। पाइपेरिन एक गेट कीपर की तरह है, जो कर्क्यूमिन के लिए दरवाजा खोलता है और शरीर में उसकी मौजूदगी यानी उसकी बायो अवेलेबिलिटी को 2000% तक बढ़ा सकता है। 2000%? ये तो सच में कमाल है। ये हमारी दादी नानी के नुस्खों के पीछे का गहरा विज्ञान है। बिल्कुल। चलिए खाने से आगे बढ़कर पाचन पर आते हैं। अच्छा, मेटाबॉलिज्म अच्छे पाचन से जुड़ा लगता है और हमारे स्रोत कुछ पारंपरिक भारतीय सहायकों का जिक्र करते हैं, जैसे सुबह सुबह जीरा पानी पीना। जीरा पानी एक सदियों पुराना नुस्खा है और इसके पीछे वजह है, जीरे में थाइमोल जैसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे पाचन एंजाइम को कह सकते हैं कि उत्तेजित करते हैं। जिससे खाना बेहतर पचता है। हाँ, बेहतर तरीके से टूटता और पचता है। साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और एसिडिटी और सूजन जैसी समस्याओं में भी राहत दे सकता है। और इसे रात भर भिगोने का क्या कारण है? उसे भिगोने से उसके ये जो बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो पानी में आ जाते हैं और सुबह खाली पेट पीना सबसे प्रभावी माना जाता है। और सौंफ का क्या, जिसे हम अक्सर खाने के बाद रेस्टोरेंट में खाते हैं? क्या वो सिर्फ एक माउथ फ्रेशनर है? वो उससे कहीं ज्यादा है। सौंफ में जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो पेट में पाचक रसों और एंजाइम के स्राव को बढ़ाते हैं, जिससे पाचन सुचारू होता है। अच्छा। और ये पेट की मांसपेशियों को आराम देकर ऐंठन और गैस से भी राहत दिलाता है। तो ये एक स्वादिष्ट और असरदार पाचक है। पाचन की बात हो तो एक क्लासिक बहस भी है। दही बनाम छाछ दोनों ही प्रोबायोटिक्स के अच्छे स्रोत हैं, पर क्या कोई एक बेहतर है? ये आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। दोनों ही बेहतरीन है। दही ज्यादा गाढ़ा होता है, इसलिए उसमें कैलोरी, फैट और प्रोटीन भी ज्यादा होते हैं। और कैल्शियम भी तो हड्डियों के लिए शायद बेहतर है। हाँ, कैल्शियम की अधिक मात्रा के कारण ये हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो फिर छाछ किसे चुननी चाहिए? छाछ असल में दही को मथकर और पानी मिलाकर बनता है, इसलिए ये बहुत हल्का होता है। इसमें कैलोरी बहुत कम होती है। हाइड्रेशन के लिए अच्छा होगा फिर। शानदार है, खासतौर पर गर्मियों में
इसमें अदरक, जीरा और नमक मिलाकर पीने से ये एसिडिटी और सूजन के लिए एक रामबाण इलाज बन जाता है। अच्छा। और जिन्हें लैक्टोज से थोड़ी दिक्कत है, उनके लिए भी छाछ पचाना आसान होता है। पर एक बात याद रखने वाली है, पूरा प्रोबायोटिक लाभ लेने के लिए घर पर बना हुआ सबसे अच्छा है। तो हमने खाने की बात कर ली, यानी शरीर में क्या डालना है, पर उस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करें वो भी बिना जिम जाए। यहीं पर नीट का कॉन्सेप्ट आता है। बिल्कुल। और ये मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी हरकतों से जुड़ा है। निश्चित रूप से, और इसे बढ़ाने का एक सबसे आसान लेकिन शक्तिशाली तरीका जो स्रोतों में बताया गया है, वो है खाने के बाद 10 मिनट की सैर। बस 10 मिनट की सैर? क्या इससे सच में इतना फर्क पड़ सकता है? हमें से ज्यादातर लोग तो खाने के बाद थोड़ा सुस्ताना पसंद करते हैं। हाँ, पर ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली आदत है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिसे हम शुगर स्पाइक कहते हैं। खाने के तुरंत बाद जब आप टहलना शुरू करते हैं तो आपकी मांसपेशियां उस अतिरिक्त ग्लूकोज का फौरन ईंधन के रूप में उपयोग करने लगती हैं। अच्छा, तो शुगर स्पाइक नहीं होता? हाँ, खून में शुगर का स्तर अचानक से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। यह न केवल पाचन में मदद करता है और खाने के बाद होने वाली सुस्ती को कम करता है, बल्कि लंबे समय में यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी सुधारता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है जिसे कोई भी अपना सकता है। स्रोत जमीनी स्तर की गतिविधियों को फिर से अपनाने की बात करते हैं। इसका क्या मतलब है, ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज? इसका मतलब है हमारी आधुनिक कुर्सी पर बैठे रहने वाले जीवन शैली को चुनौती देना। हम घंटों तक एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, जिससे बहुत कम कैलोरी बर्न होती है। इसके विपरीत घर के छोटे मोटे काम जैसे झाड़ू लगाना, वैक्यूम करना या कार धोना, ये सब नीड को बढ़ाने के प्रभावी तरीके हैं। और पारंपरिक आदतें जैसे जमीन पर बैठना, हमारे बड़े बुजुर्ग तो हमेशा जमीन पर बैठकर ही खाना खाते थे और वो हमसे ज्यादा एक्टिव थे। पारंपरिक आदतें जैसे जमीन पर पालथी मारकर बैठना, जिसे सुखासन कहते हैं, राइट, या उकड़ू बैठना, मलासन। हाँ, मलासन। ये सब कुर्सी पर बैठने की तुलना में हमारी कोर और पैलों की मांसपेशियों को कहीं ज्यादा सक्रिय रखते हैं। मतलब सिर्फ जमीन पर बैठने और उठने में ही कैलोरी खर्च होती है। बिल्कुल, ये एक तरह का अदृश्य वर्कआउट है जो आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाता है। आखिर में स्रोत मेटाबॉलिज्म को एक ऐसी चीज से जोड़ते हैं जिसके बारे में हम शायद ही सोचते हैं, तनाव। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कैसे प्रभावित करता है? मुझे लगता था कि तनाव में तो लोग पतले हो जाते हैं। ये एक मिथ है। मतलब थोड़े समय का तनाव, जैसे किसी परीक्षा से पहले, शायद भूख कम कर दे। हाँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं लंबे क्रॉनिक तनाव की, जो आजकल की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ये कॉर्टिसोल नाम के एक हार्मोन के जरिए काम करता है। कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन। हाँ, हमारा फाइट या फ्लाइट हार्मोन। ये मुश्किल समय में हमें ऊर्जा देने के लिए बना है। लेकिन जब तनाव लगातार बना रहता है तो कॉर्टिसोल का स्तर हमेशा बढ़ा रहता है। और ये बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल हमारे शरीर के साथ क्या करता है? ये शरीर को एक पैनिक मोड में डाल देता है। ये शरीर को संकेत देता है कि संकट का समय है, ऊर्जा बचाओ। और ये ऊर्जा फैट के रूप में जमा होती है, खासकर पेट के आसपास। अच्छा, तभी स्ट्रेस बेली फैट की बात होती है। बिल्कुल। यही नहीं, ये हमारी क्रेविंग को भी हाईजैक कर लेता है। आपने ध्यान दिया होगा कि तनाव में हमें सलाद खाने का मन नहीं करता, बल्कि मीठा और तला हुआ खाने का मन करता है। हाँ, कंफर्ट फूड। ये कॉर्टिसोल का ही असर है। तो तनाव को नियंत्रित करना सीधे तौर पर मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने जैसा है। तो इसके समाधान के तौर पर योग का सुझाव दिया गया है। पर योग तो बहुत धीमी गति से किया जाता है। ये मेटाबॉलिज्म को कैसे बूस्ट कर सकता है? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं पर योग का असली विज्ञान सामने आता है। हाँ, एक अध्ययन में पाया गया कि गर्म हठ योग तनाव के प्रति कॉर्टिसोल की प्रतिक्रिया को कम करने में प्रभावी था। लेकिन योग और मेटाबॉलिज्म का रिश्ता इससे भी गहरा है। स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास का जिक्र है। विरोधाभास? वो क्या है? हाँ, जहां कुछ तेज गति वाले प्राणायाम जैसे भस्त्रिका आपके मेटाबॉलिक रेट को तुरंत बढ़ा सकते हैं, वहीं ये भी देखा गया है कि जो लोग लंबे समय से योग का अभ्यास कर रहे हैं, उनका बीएमआर बढ़ जाता होगा? नहीं, उनका बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट अक्सर औसत से कम होता है। एक मिनट, बीएमआर कम होना, ये तो सुनने में अच्छा नहीं लगता। क्या इसका मतलब ये है कि योग मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है? पहली नजर में ऐसा ही लगता है, पर ऐसा है नहीं। यह सुस्त मेटाबॉलिज्म का संकेत नहीं, बल्कि शारीरिक दक्षता मतलब एफिशिएंसी का प्रतीक है। एफिशिएंसी? हाँ, इसे एक हाइब्रिड कार की तरह समझिए। वो कम फ्यूल में ज्यादा माइलेज देती है ना? हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि इंजन खराब है, इसका मतलब है कि इंजन बहुत एफिशिएंट है। योग शरीर के साथ यही करता है। शरीर कम ऊर्जा में बेहतर तरीके से काम करना सीख जाता है। क्या बात है!
यह एक ऐसी मशीन की तरह है जिसे अच्छी तरह से तेल दिया गया हो, शांत, स्थिर और कुशल। योग का लक्ष्य सिर्फ कैलोरी जलाना नहीं, बल्कि एक गहरे मेटाबॉलिक नियमन यानी रेगुलेशन को पाना है। ये बात तो मेरे लिए बिल्कुल नई है। मैं हमेशा सोचती थी कि मेटाबॉलिज्म को तेज करना ही लक्ष्य है, पर आप कह रहे हैं कि लक्ष्य उसे कुशल बनाना है। बिल्कुल। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? ऐसा लगता है कि मेटाबॉलिज्म को ठीक करना किसी एक जादुई गोली या एक ही उपाय के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह एक समग्र दृष्टिकोण है। यह हमारे खाने, चलने फिरने और तनाव को प्रबंधित करने के तरीके में छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले बदलावों का एक संयोजन है। यह प्रोटीन के उच्च TEF का लाभ उठाने, मसालों का बुद्धिमानी से उपयोग करने, सही प्रोबायोटिक्स चुनने, खाने के बाद की सैर जैसी सरल आदतों को अपनाने और योग के माध्यम से कोर्टिसोल को प्रबंधित करने के बारे में है। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों का एक सुंदर मिश्रण। सही कहा। तो में एक और बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई है जो सुनने वालों के लिए सोचने का एक नया आयाम खोल सकती है। हाँ, और ये हमारे शरीर के अंदर रहने वाले अरबों छोटे छोटे जीवों यानी हमारी आंत के माइक्रोब से जुड़ा है। हमारे गट बैक्टीरिया। जी, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सारा पोषण सिर्फ हमारे खाने से मिलता है, लेकिन कुछ नए शोध बताते हैं कि हमारी आंत में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया लाइसीन जैसे जरूरी अमीनो एसिड की एक महत्वपूर्ण मात्रा खुद बना सकते हैं। वही लाइसीन जिसकी अनाज आधारित शाकाहारी आहार में अक्सर कमी होती है। वही लाइसीन। तो ये सुनने वाले के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ता है, क्या हमारे आंतरिक पारिस्थितिकी तंत्र यानी हमारी आंत का स्वास्थ्य हमारे मेटाबॉलिक स्वास्थ्य के लिए उससे भी ज्यादा मौलिक कुंजी हो सकता है जितना हम अभी समझते हैं? शायद असली खेल बाहर से डाले जाने वाले